आज का लेसन का नाम है द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, यानी वो जगह जहाँ पे स्नो आइस ही मिलती है, ग्रीनलैंड। जो हमारे अर्थ के दो पोल्स हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आपके लैंड एरिया है वहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, नॉर्थ पोल की बात हो रही है, साउथ पोल पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। वो एंटार्क्टिका रीजन है जो साउथ पोल का है, बर्फ़ वाला एरिया, वहाँ लोग नहीं रहते। लेकिन जो नॉर्थ पोल का थोड़ा सा एरिया है ना, वहाँ पे ग्रीनलैंड है। देखो नाम क्या है, ग्रीनलैंड, लेकिन वहाँ मिलती सारी आइस है। तो उस जगह के बारे में हम पढ़ेंगे। ये फ्रिजिड जोन में है। नॉर्थ पोल के फ्रिजिड जोन में तो लोग रहते हैं, लेकिन साउथ पोल के फ्रिजिड जोन में लोग नहीं रहते। द लैंड ऑफ द स्नो एंड आइस, ऑल्सो नोन एज फ्रिजिड जोन, इज़ परमानेंटली कवर्ड विद आइस एंड इज़ फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। जो लैंड और आइस का जो स्नो मतलब बर्फ़ की जो लैंड है, धरती है, उसको हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। वो परमानेंटली कवर्ड रहती है आइस से और जमी रहती है। फ्रोज़न मतलब जमी रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स, 2 हैं, 1 इन ईच हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में एक एक। नॉर्थ फ्रिजिड जोन वो कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और कहाँ लाई करता है वो, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, लाइज बिटवीन। जबकि साउथ फ्रिजिड जोन जो है वो कहाँ लाई करता है, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, लाइज बिटवीन। द नॉर्थन एंड सदर्न लिमिट्स ऑफ द फ्रिजिड जोन आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी कि जहाँ पे इनकी नॉर्थन और सदर्न लिमिट्स, फ्रिजिड जोन की जहाँ लिमिट ख़त्म होती है, नॉर्थ में जहाँ पे ख़त्म होती है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और साउथ में जहाँ ख़त्म होती है उसको साउथ पोल कहते हैं। अब ग्रीनलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। द आइलैंड ऑफ द ग्रीनलैंड नियर द नॉर्थ पोल। अब जो ग्रीनलैंड आइलैंड है, आइलैंड वो जगह जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है, वो कहाँ है, नॉर्थ पोल के पास है। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज़ जस्ट 650 किलोमीटर अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। यानी कि ये नॉर्थ पोल से कितनी दूर है, 650 किलोमीटर। इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है, यानी ग्रीनलैंड के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पे जाओगे ना, तो वो नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ग्रीनलैंड खुद बहुत बड़ा आइलैंड है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा आ सकता है ये एमसीक्यू में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर, इट इज़ बेरिड अंडर अ थिक शीट ऑफ स्नो। अब क्या है, नॉर्थ पोल के पास है तो पूरे साल भैया बर्फ़ से ही ढका रहेगा, ब्यूरिड अंडर, दबा रहता है नीचे आइस से। ड्यू टू दिस, इसी कारण द सेटलमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कोस्टल एरिया। सेटलमेंट मतलब जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कोस्टल एरिया के पास, समुद्र के पास। क्यों, क्योंकि समुद्र के पास ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ गर्मी ही पड़ती है, ये वाली गर्मी नहीं होती जो हम और प्लेन एरियाज़ में महसूस करते हैं। गर्मी में बस थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ये होता है। हमारे यहाँ की दिल्ली की गर्मी कुछ नहीं है, वहाँ की जो हमारे यहाँ की जो ठंड है ना, वो वहाँ पे गर्मियों में भी उससे ज़्यादा ठंड पड़ती है। हम जो ठंड महसूस करते हैं दिल्ली में, ग्रीनलैंड में सर्दियों में, गर्मियों में भी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ से। तो समझे, वहाँ पे गर्मी नाम की ऐसी चीज़ नहीं होती, बस टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। फ्यू टाउन्स हैं, इन्यूई पीपल जो है ग्रीनलैंड के पीपल को क्या कहा जाता है, इन्यूई, या कुछ और हो तो बोलते हो तो देख लेना। कॉल द आइलैंड, वो क्या कहते हैं इस आइलैंड को, कालीलिट नुनाट, ये नाम है इसका, जिसका मीनिंग क्या है, लैंड ऑफ पीपल। इसका ये मतलब है, मतलब अपनी उसको आइलैंड को ग्रीनलैंड ना बुला के वो ये बुलाते हैं। अब जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो वहाँ पे ये लोग, ऐसे नाम है इनका। और ग्रीनलैंड में कैपिटल कौन सी है, न्यूक। इसकी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, ऐसे ही ग्रीनलैंड की कैपिटल न्यूक है। दैट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट टाउन, और सबसे बड़ा टाउन है, वो शहर है। ज्योग्राफी कैसी है, ग्रीनलैंड का देखो एरिया कितना है, ये इतना किलोमीटर, ओके। मोर देन 2/3 ऑफ द आइलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, इट इज़ द पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो ज़्यादातर 2/3 से भी ज़्यादा पार्ट, यानी नॉन ग्रीन आइलैंड के हम 3 हिस्से कर दें तो उसमें से 2 से भी ज़्यादा हिस्सों में कहाँ लाई करते हैं, वो 2 से भी ज़्यादा हिस्से आर्कटिक सर्कल, और वो किसका पार्ट है, डेनमार्क कंट्री है उसका वो पार्ट है।
ग्रीनलैंड्स मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर, अब वहाँ पे क्या है, फिजिकल फीचर क्या है जो आपको दिखेगा ज़्यादातर, क्या है वो, यही दिखेगी, बर्फ़ है भैया, बर्फ़ की जगह पे है तो क्या दिखेगी, बर्फ़ की चादर ही दिखेगी ना, तो वो बर्फ़ की चादर ह्यूज, बहुत बड़ी। इट कवर्स मोर देन 80%, देखो ग्रीनलैंड का जो भी एरिया है ना, ये टोटल लैंड एरिया, इसके 80% से ज़्यादा पे ये बर्फ़ है। द एवरेज थिकनेस, और उसकी एवरेज कितनी है आइस, मतलब कितनी मोटी है आइस, 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर। द स्नो दैट फॉल इज स्क्वीज्ड टुगेदर इनटू आइस लेयर, कहता है जो भी बर्फ़ पड़ती रहती है वहाँ पे, तो जो पुरानी बर्फ़ है ना उसके ऊपर उसकी आइस की लेयर बनती जाती है, वो दबती चली जाती है। दीज लेयर्स पुट फॉर आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द सी, दीज लेयर्स पुश आउटवर्ड टूवर्ड्स द सी, और ये किसकी तरफ जाती है, बाहर की तरफ, समुद्र की तरफ। द लार्ज मासेज ऑफ आइस दैट मूव सोली, अब कहते हैं वही जो, अब आइस जो है वो बर्फ़ में भी जाएगी ना, तो कहते हैं वही जो बहुत बड़े आइस के टुकड़े होते हैं वो धीरे से जो चले जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स। पानी में होते हैं ना बड़े बड़े आइस के टुकड़े, टाइटैनिक पिक्चर में था ना कि ग्लेशियर से ही टकराया था, वो बर्फ़ हल्की होती है, वो पानी के ऊपर तैरती है, तो इनका बहुत सारा पार्ट तो ग्लेशियर्स का नीचे होता है, बस जरा सा पार्ट आपको ऊपर दिखता है, तो आप सोचते हो अरे ये तो छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है, लेकिन इनसे एक्सीडेंट्स होते हैं शिप के, क्योंकि शिप इनसे टकराते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास यूज चंक्स ऑफ आइस ब्रेक, ग्लेशियर से ये आइस, मतलब देखो पहाड़ के ऊपर है, बर्फ़ जमी हुई है, बहुत बड़ी चादर है, तो वो ग्लेशियर है, लेकिन जब वो टूट के समुद्र में चली जाती है चंक्स, उसका टुकड़ा, तो वो होती है आइसबर्ग्स। तो आइसबर्ग्स जो समुद्र में पानी में नीचे है, वो जरा सा उसका पार्ट ऊपर दिखता है और फिर वो डेंजरस होता है, शिप्स की मूवमेंट के लिए वो डेंजरस होता है। ये देखो ये लिखा है, एन आइसबर्ग पोजेस डेंजर टू शिप्स दैट सेल थ्रू दिस रीजन, तो वो खतरा है उन शिप्स के लिए जो वहाँ से जाते हैं। पानी में जा रही है कोई भी चीज़ तो हम सेल लिखेंगे, सेल्स, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग रिमेन, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादातर आइसबर्ग का पार्ट जो है वो पानी के नीचे होता है, दिखता ही नहीं है, और शिप में कोलाइड एंड बी रेक्ड, चकनाचूर हो जाएगा, जब उससे टकराएगा तो शिप टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्लाइमेट, मौसम कैसा है भाई, अब ये देखो यहाँ मौसम कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इज आर्कटिक, मीन्स आर्कटिक मतलब फ्रीजिंग कोल्ड, जमाने वाली ठंड। स्टॉर्म्स आते हैं वहाँ पे बर्फ़ के, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्लिजर्ड्स आर कॉमन फीचर, आम दिख जाते हैं वहाँ पे। दीज स्टॉर्म्स स्टार्ट एंड कम वेरी सडनली, आते हैं अचानक से आते हैं। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड डार्क, विंटर क्या होती है, लंबी होती है और अंधेरा होता है, मतलब सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं होती। द सन डज नॉट राइज अबाउट द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि वहाँ से आ रहा है, सर्कल होता है ना, कोई सर्कल में कोई उग रहा है सूरज, जैसे हम कहते हैं कि सूरज उग रहा है और डूब रहा है, राइज हो रहा है और सेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सन इज़ नॉट सीन फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत वीक्स तक तो सन दिखता भी नहीं है। हेंस देयर आर डेज, दिन कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूस डार्कनेस वाले, सर्दियों में सूरज नहीं दिखता। हैवी रे स्नोफॉल होता है। समर्स में कितना टेम्परेचर होता है, 7 डिग्री सेल्सियस और बिलो, इससे नीचे दिख रहा है 7 डिग्री, हमारे सर्दियों में होता है, सर्दियों में भी हमारा कभी कभी जाता है 7 डिग्री, और कहता है इससे भी नीचे। ऑल थ्रू द आइलैंड द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी। अब समर में आगे वेदर जो है ब्राइट और सनी होता है, गर्मियों में सूरज की धूप होती है, मतलब सूरज दिखता है कोस्टल एरियाज़ में खासकर। इन समर्स द सन डज नॉट सेट इवन एट मिडनाइट, रात तक भी सूरज नहीं डूबता, इसीलिए दिस हैपन्स फॉर अ मंथ, ऐसा स्ट्रेच, 1 महीने के लिए ऐसा होता है। तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्यों कहा जाता है, क्योंकि रात को भी सूरज नहीं डूबता। एक्चुअली वहाँ पे पोलर रीजन में जो गर्मियाँ होती हैं ना, सुबह सुबह सूरज आ जाता है और रात तक भी रहता है, मतलब ये लगा लो आपके, अभी हमारे जो होते हैं, हम अगर देखें रफली प्लेन एरियाज़ में तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, लेकिन वहाँ क्या होता है, समर जो है रफली तुम्हें एस्टिमेट बता रही हूँ, मेरे 15-16 घंटे का दिन, बाकी बची हुई रात,
लेकिन सर्दियों में यहीं उल्टा हो जाता है, या कभी कभी सूरज दिखता ही नहीं है, समझे। 15-16 घंटे का दिन, सॉरी रात, और 4-5 घंटे का दिन, और कभी कभी तो वीक्स तक सूरज दिखता ही नहीं है, ऐसे होता है।